नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। भारतीय उपमहाद्वीप में लोकतंत्र क्या अमेरिका की मर्जी से चलेगा? बंगाल में दीदी को 2026 का चुनाव उपहार में दे रही है भाजपा। और तीसरा, इंडिगो फ्लाइट्स रद्द, क्या सिक्योरिटी से खिलवाड़ है? मैं इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे हमेशा की तरह आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि आपको एक छोटी रकम हमें हर महीने हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि चैनल आपके आर्थिक सहयोग से ही सुचारू रूप से चल सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में लोकतंत्र क्या अमेरिका की मर्जी से चलेगा? अब आपको लगेगा कि कौन सी बात कर रहा हूं मैं। इमरान खान के रेफरेंस में, शेख हसीना के रेफरेंस में सही कई चीजें हैं। शेख हसीना का आपने देख ही लिया, बांग्लादेश में किस तरह से तख्ता मतलब गवर्नमेंट चेंज हुई, कितना भ्रष्टाचार था, क्या क्या था। शेख हसीना हिंदुस्तान में है, उनको वहां पे उनके ऊपर ऑलरेडी मुकदमा चल के उनको सजा दे दी गई है और वो वापस नहीं जा सकती हैं इत्यादि इत्यादि। मैं थोड़ी आज बात इमरान खान की कर लूं, और इमरान खान की बात इसलिए भी करना जरूरी है कि जैसे इतिहास जब लिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं आज भारत के लिए, मेरी दृष्टि में, जो हमारी विदेश नीति है उसका सबसे बड़ा, जो सबसे मुश्किल पक्ष है, जो सुलझा नहीं पा रहे हैं, वो भारत पाकिस्तान के रिश्तों का है। पाकिस्तान के यहाँ से लगातार जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी आते रहते हैं, वहाँ ट्रेनिंग होती रहती है, वो एक डिस्टर्ब बॉर्डर रहता है, हमारा बहुत सा साधन उसकी देखरेख में जाता है। दुनिया के बहुत से देशों से हमारे रिश्ते पाकिस्तान के को सेंट्रिक करके तब बनाए जाते हैं, अमेरिका उसी तरह से रिश्ते बनाता है इत्यादि इत्यादि। और अगर आज रूस और यूक्रेन आपस में बात करने की बात कर सकते हैं, इजराइल और हमास की बात हो सकती है, तो भारत और पाकिस्तान की बात क्यों नहीं हो सकती? लेकिन मैं थोड़ा आज इमरान खान, जो मेरे हिसाब से हाल के दिनों में पिछले 30-40 साल में एक ऐसा व्यक्ति जिसको मैं ये मानता हूं कि जिसके रहते हुए भारत के साथ कुछ समझौते होना थोड़ा संभव था एज कंपेयर टू अदर प्राइम मिनिस्टर्स। तो इमरान खान अभी जेल में हैं। उनकी बहन उज़्मा खातून जो हैं, उज़्मा खानम खातून, उनकी 3 बहनें, उसमें से ये बहन अभी उनसे 2 दिन पहले उनके जेल से मिली। 20-25 मिनट की मुलाकात थी, कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद थी। अब इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हैं। उनकी बहन के हवाले से ये बताया जा रहा है कि जो रावलपिंडी के जिस आदि आला जेल में है उसमें बेसिक सुविधाएं नहीं हैं। 5 दिन तक उनकी बिजली काट दी गई थी। इमरान खान का कहना है कि वो बिल्कुल जैसे अवन की तरह, अलाव की तरह वो तपता है, उनका वो मुश्किल में है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो ठीक है, लेकिन उनकी जान पे हरदम खतरा है। ये थोड़ा सा ये भी समझ लें कि इमरान खान एक लोकतांत्रिक ढंग से बनी हुई सरकार के मुखिया थे, के प्राइम मिनिस्टर थे। पाकिस्तान के लोकतंत्र की बहुत खराब हालत रही है। उनका जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान आज़ाद हुए, उनका लोकतंत्र बहुत दिन चल नहीं पाया। जनरल अयूब आ गए, फिर जनरल मुशर्रफ, मतलब एक जनरल यहिया खान, एक लंबी फहरिस्त है जब सेना ने सत्ता अपने हाथ में ली है। लेकिन जब भी उनके यहाँ इलेक्शन हुआ तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इमरान खान एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट के थे। उनको, अब मैं आपको ये बताऊं किस तरह से एक कॉन्स्पिरेसी की गई और किस तरह से इमरान खान हटे, जो आप कागज से लगता है। कितना उसमें सही है, कितना वो है, वो तो आपका अपना विवेक है। और उनको एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा हटाया गया था। 2018 में इमरान खान की जो पार्टी थी, जो उनकी पार्टी पीटीआई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो 2018 में ठीक से जीत के आई थी। ठीक से मतलब ये मेरा है, कुल 336 सीटें होती हैं पाकिस्तानी असेंबली में। इलेक्शन शायद 275 कितने में होता है, बाकी नॉमिनेटेड होते हैं। 169 चाहिए होते हैं मेजॉरिटी के लिए।
इमरान खान की पार्टी पीटीआई 149 सीट जीती थी 2018 में, और उसको वोट मिले थे 31 दशमलव कुछ, 31% से ऊपर वोट। और ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नवाज शरीफ की पार्टी है वो 2 नंबर की पार्टी थी, और उसकी सीटें आई थी 82, और ये थे 149। इमरान खान ने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, इमरान खान उसके प्रधानमंत्री बने। अब यहां से थोड़ा आपको मैं चाहूंगा कि आप एक एक डेट को समझ लें, क्योंकि फिर ये समझ में आएगा कि अमेरिका किस तरह से कंट्रोल करता है भारतीय उपमहाद्वीप को। रशिया यूक्रेन की वॉर और ये सब मतलब झड़प और खींचतान तो 2014 से चल रही थी, लेकिन फॉर्मल वॉर 24 फरवरी 2022 को फुल स्केल वॉर शुरू हो गई थी। अब टाइम्स देखिएगा, 8 मार्च को पाकिस्तान में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है अगेंस्ट इमरान खान। वो एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मंच बनता है, एक मूवमेंट, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, मतलब वहां का एक मंच बनाया जाता है, उसमें सारी पार्टीज आती हैं और वो इसको इनके अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती हैं। ये बात मैं जानबूझ के इसलिए कह रहा हूं कि इससे आपको चीजें समझ में आएंगी। उसको जो सबसे बड़ी पार्टी उसमें थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, नवाज शरीफ की। अब नवाज शरीफ का भी समझ लीजिए कि नवाज शरीफ का और अमेरिका का क्या कनेक्शन है, तब चीजें समझना आसान हो जाएगा। 1999 में नवाज शरीफ को जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट करके सत्ता अपने हाथ में ली थी, मिलिट्री हुकूमत आ गई थी, और फिर नवाज शरीफ को जेल में डाला गया था प्लेन हाईजैकिंग केस में करके, उनके ऊपर डेथ पेनाल्टी उनको दे दी गई थी, मृत्यु दंड दे दिया गया था। अब उस समय का याद करिए, उस समय की ये सारी चीजें पब्लिक रिकॉर्ड में। बिल क्लिंटन उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट थे, वो इंटरवीन किए, सऊदी अरेबिया के किंग फहद इंटरवीन किए, और एक ये करके हुआ कि भाई इनको आप पाकिस्तान में एक तो इनको मृत्यु दंड मत दीजिए, और एक प्रॉपर ये कागज में लिखा पड़ी हुई, और ये 10 साल के लिए उनको देश निकाला दे दिया गया। नवाज शरीफ पाकिस्तान छोड़ के, देश छोड़ के चले गए। अब मैं इसलिए फिर इस बात को कह रहा हूं, अब फिर आ जाइए, क्योंकि ये नवाज शरीफ के ऊपर एक अमेरिका का एक एहसान था जो उनकी जान बचाए थे। इमरान खान जो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही थी, उससे पहले क्या हुआ था कि ये रशिया और चीन के बहुत नजदीक होते जा रहे थे इमरान खान। इनके संबंध अच्छे रशिया से भी हो गए थे, चीन से भी हो गए थे। 24 फरवरी को फुल स्केल वॉर होती है, 8 मार्च को नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है 2022 में। 27 मार्च को इमरान खान, उनकी जो नेशनल असेंबली है पाकिस्तान की, उसमें यूएसए का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, उसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक साइफर, जो इनक्रिप्टेड लैंग्वेज में होता है। ये एक स्टैंडर्ड वो है, और जिसमें वो कहते हैं कि यूएसए ने इमरान खान की सरकार को के तख्ता पलटने के लिए बात कही गई है उस डिप्लोमेटिक साइफर में। हालांकि बाद में वो उसको मेलो डाउन करते हैं, लेकिन ये बात कही गई है। और ये इसलिए इसकी तायीद होती है कि अगस्त 2023 में जब इमरान खान जेल चले गए, उसके बाद या उसके आसपास, यूएसए बेस्ड एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है द इंटरसेप्ट, उसने ये सब चीजें छाप दी थी। उसने यूएसए डिप्लोमेट डोनाल्ड लू के हवाले से छाप दिया था कि जिसमें ये था कि पाकिस्तान को यूक्रेन वाली वॉर में उसके रोल का जिक्र, ये सारी चीजें उसमें उसने छापी थी। और ये बात बाद में उनका जेयूआई, जो एक जमात का एक उनका फैक्शन है जिसके एक बड़े रिस्पेक्टेड लीडर हैं वहां के, फजलुर रहमान साहब, उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान के विरोध के लिए जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, उनके नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने में उस समय के जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे, उनके इशारे पर यह सब किया गया था। यह सब अमेरिका से स्क्रिप्ट चल रही है। 1 अप्रैल 2022 को जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, 27 मार्च को, 1 अप्रैल को इमरान खान ने, जो प्रधानमंत्री अभी भी थे, उन्होंने प्रेसिडेंट से कहा कि असेंबली भंग कर दीजिए और नए इलेक्शन कर दीजिए। ये नहीं माना गया, कोर्ट ने उसको नहीं माना, और 10 अप्रैल को फाइनली
नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने जिनको नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा पद से हटा दिया गया। वो पद से हट गए। 11 अप्रैल को नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब कनेक्शन आपको क्लियर होने लगेगा। और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो वो पीएमएल की अगुवाई में ही इमरान खान के अगेंस्ट आया था, यूक्रेन और रशिया की वॉर को मद्देनजर रखते हुए, जो आरोप लगा था कि अमेरिका के प्रॉम्प्ट पे आया था। मैं एक बीच में आपको इसलिए भी कह दूं कि जो उनकी जमीनी पकड़ है इनकी पीटीआई इमरान खान की पार्टी की, 2024 का जो अभी इलेक्शन हुआ है जिसमें नवाज शरीफ वापस आ गए हैं, अब तो वो भी जीत गए हैं, वो भी नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, उसमें जब 2024 का इलेक्शन आया तो वहां के इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जो पार्टी थी पीटीआई उसका चुनाव चिन्ह उड़ा दिया। और किस बात पर उड़ा दिया कि उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ, उनके पार्टी के अंदर के इलेक्शंस नहीं हुए हैं आपस के। जैसे यहां आप देखते हैं ना कि जब अखिलेश यादव जी निर्विरोध निर्वाचित, जयंत चौधरी जी निर्वाचित, बीजेपी के प्रधान अध्यक्ष, बीजेपी में भी अब कायदे से तो कानून के उनके इंटरनल कानून के हिसाब से 2 साल से कोई अध्यक्ष उनका ओवर टर्म हो गया है, तो कायदे से इनका भी कुछ हो जाना चाहिए, इनका चुनाव चिन्ह अगर वहां की चले तो खैर इनका चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया गया। अब इनसे कहा ये इनकी पार्टी बिना चुनाव चिन्ह के एज निर्दलीय लड़ी, उस निर्दलीय लड़ने पे भी 93 सीटें जीत गए और लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी फिर पीटीआई बन गई विद 93 सीट्स। और एक चीज और ध्यान देने योग्य है, सिर्फ यही नहीं जीती, जितना 2018 में 31% के ऊपर वोट पाई थी, फिर 31% के ऊपर वोट पाई, इससे ज्यादा वोट कोई पार्टी नहीं पाती है। और जो पीएमएल है, जो शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो सत्ता में हैं, जो सत्ता के सारे सुख वो कर रहे हैं, मशीनरी का उपयोग सदुपयोग दुरुपयोग जो भी कर रहे हैं, उनकी केवल 75 सीटें आई हैं। और जो पीपीपी है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो उसके भुट्टो साहब वाली है, उनकी केवल 54 सीटें आई हैं। अब जरा फिर वापस चलिए, ये तो मैंने 24 का इसलिए हवाला दे दिया कि जमीन पे इमरान खान की पार्टी है, रिप्रेजेंटेशन है। अगस्त 2022 में ये अप्रैल में नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगस्त से इनके पीछे अब केसेस इनके ऊपर लादने शुरू हो गए, जिसको कहते हैं ये यहां पे भी आपको बहुत कॉमनली दिखेगा कि किसी को टारगेट करो फिर केसेस लादना शुरू करो। सबसे पहले इनके ऊपर एक लगाया गया एंटी टेरर लॉ, और ये कहा गया कि इन्होंने वायलेंस के लिए इंसाइट किया था क्राउड को कि वायलेंस करो वायलेंस करो। ये सब माना नहीं कोर्ट ने, बाद में कहा कि ये सब फजूल का है, इसमें कुछ नहीं है। अक्टूबर 2022 में चुनाव आयोग ने, उस समय की बात कर रहा हूं, इमरान खान को 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ने पे रोक लगा दी। और इनका अपराध क्या था? इन्होंने नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स, इन्होंने अपने एसेट्स को बताया नहीं था, इसलिए इनके ऊपर वो लग गई। 9 मई 2023 को, मतलब सत्ता से हटने के 1 साल के अंदर, इनको के कोर्ट पे केस चल रहे थे, कोर्ट के में सुनवाई के लिए जाते थे, इनको कोर्ट के बाहर वहां की जो पैरामिलिट्री रेंजर्स हैं, जैसे अपने यहाँ सीआरपीएफ, इस तरह की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो कि पुलिस का गिरफ्तार करना है, लेकिन सब जगह बहुत सी चीजें कॉमन है, और तब से जेल में है। फिर इनके ऊपर केसेस का सिलसिला हो गया है। इनको सजा दी गई है कि ये तोशक खाना जो होता है, जो सरकारी तोशक खाना, तो उसमें यह है कि जो इनको गिफ्ट मिलती हैं, एज प्राइम मिनिस्टर गिफ्ट मिली, उसको इन्होंने जमा नहीं किया या अपना पर्सनल यूज कर लिया, कुछ इस तरह का चार्जेस है। उसमें 14 साल की सजा हो गई है। कुछ इस तरह के चार्जेस लगाए गए हैं, और 200 से ज्यादा केसेस हैं, तो वो तो अंतहीन केसेस हैं। और ये मॉडल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कई जगह बहुत ठीक से सफलतापूर्वक लगाया जा रहा है। मुर्गी चोर, आपके यूपी में भी तो रहा ना, मुर्गी चोरी कर ली, भैंस चोरी कर ली, ये सब, सड़क का ट्रैफिक बाधित किया, लड़के ने गलत उम्र लिखी, उसमें 7 साल की सजा, सांसदी ले लो, विधानसभा का ये ले लो, ये सब तो हो रहा है, काफी कुछ हो रहा है। ऐसे में इमरान खान का जो होगा, मुझे हरदम ये लगता है कि 2 चीजें हैं। अमेरिका का इंटरफेरेंस हर जगह होता है। अमेरिका में ये जो ट्रम्प बार बार जो कर रहे हैं ना कि मैंने कराया था,
और हम लोग उनका जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि शायद कभी कभी भारत, मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान की बात याद आ जाती होगी, मालूम नहीं किसकी बात कहाँ है। लेकिन भारत का लोकतंत्र और पाकिस्तान के लोकतंत्र के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ लोकतंत्र है नहीं, और हम इस लोकतंत्र की बिना पे अमेरिका से कई बार आंख में आंख डाल के अमेरिका को उसकी भाषा में समझा चुके हैं। मुझे लगता है कि ये उचित समय है कि एक बार अमेरिका को उसकी जगह दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो मेरी निश्चित राय है कि जो 2018 से 2022 का मौका था, जब इमरान खान कुर्सी पे थे, उस समय एक ऐसा आदमी था जो भारत के प्रति जिसकी बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा संवेदना थी। उसके क्योंकि प्लेयर था तो उसके एक गुडविल उसके पास थी, उसके बहुत से दोस्त भारत में थे, और उस समय अगर हम उस मौके को, अब किस भी कारणों से चूके उसको तो इतिहास लिखा जाएगा, तो सब कारण लिखे जाएंगे, वो एक बड़ा मौका हमने गंवा दिया था। अब बात कर लेते हैं बंगाल में दीदी को 2026 का चुनाव भाजपा एक तरह से भेंट स्वरूप दे रही है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बंगाल का इलेक्शन विधानसभा का है। चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पे ये ऐसा ही माना जा रहा है, साफ साफ है, लग ही रहा है, एसआईआर करा रहा है। एसआईआर करा के ये था कि वेस्ट बंगाल में भी कंट्रोल किया जाएगा, वही पुरानी टैक्टिक्स, किसके नाम काटो किसके। वहां पे है ममता दीदी, और ममता ही दीदी नहीं है, वहां पे है बंगाल की जनता। बंगाल की जनता आज से नहीं, पिछले 50, 55, 60 साल से, वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो कम्युनिस्टों की सरकार रही हो, और अब वो तृणमूल कांग्रेस की है, वो अपने वोट को सहेज के रखते हैं, उसके प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। उसके प्रति बंगाल में सबसे ज्यादा वायलेंस होता है, मतलब खून बहते हैं। उसको अगर कोई चोरी करने की कोशिश करेगा तो उसको नहीं टॉलरेट करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। ऐसे में जब एसआईआर वहां करा दी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सोते शेर बोलें कि शेरनी बोलें को आपने जगा दिया है। हर जगह चाक चौबंद हैं। जो भी विजिलेंट थे, उस इंटू 10x नहीं, मे बी 100x अब हैं। एक एक बूथ पे चेक किया जा रहा है कि कहाँ कितने वोटर, क्या इतने कटे, कितने नहीं हुए, अपने कौन से, उनके कौन से, सारा कुछ हो रहा है। और मेरा अपना मानना यह है कि यहाँ पे बीजेपी जो ये दूसरे के वोट काट के अपने वोट को बढ़ा दो, ये सब कर दो, इसमें मुंह की खाएगी। अब इसका नया तोड़ क्या निकालेंगे कि सीआरपीएफ कर देंगे, उसको कर देंगे, क्या करेंगे, वो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन एज ऑन डेट एसआईआर गोज इन फेवर ऑफ ममता बनर्जी। दूसरा, कुछ चीजें हाथ में नहीं रहती लेकिन हो जाती हैं। 32,000 शिक्षकों की भर्ती, एक भाजपा के प्रभाव में एक जज साहब थे हाईकोर्ट में, उन्होंने केवल इसलिए कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की थोड़ी भद्द पिटे, 32,000 शिक्षकों की भर्ती कैंसिल की थी। वो ऑर्डर सेट असाइड हो गया है। 32,000 शिक्षक वापस बहाल किए जा रहे हैं जो लंबे समय तक शिक्षक थे। एक ऐसे जज ने उसको किया था जिससे उसका वो पॉलिटिकल फायदा देना चाहता था बीजेपी को। वो अब जस्ट इलेक्शन से 4-6 महीना, 8 महीना पहले अगर भर्ती हो रही तो उसकी गुडविल तो मिलेगी ही मिलेगी। और सबसे अंतिम बात, जिस वजह से मैंने कहा था कि बीजेपी शायद उपहार के स्वरूप में दे रही है, बीजेपी की दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार है। केंद्र सरकार भी है, डबल इंजन है, माफ कीजिएगा, डबल इंजन सरकार है। केंद्र सरकार भी है, दिल्ली सरकार भी है। और उस दिल्ली सरकार की दिल्ली पुलिस जो है, जिसको ट्रिपल इंजन में कह रहा था, वो पूरी तरह से गृह मंत्रालय के डायरेक्ट कंट्रोल में है। और वहां डायरेक्ट कंट्रोल में क्या हो रहा है, दिल्ली पुलिस कह रही है कि बांग्ला बोलने वाले तो बांग्लादेशी होते हैं। तो ये दीदी और दीदी का आप देख चुके हैं कि बंगाल की जनता ने किस तरह से खड़े होकर, जब मोदी जी ने मजाक उड़ाया था दीदी ओ दीदी, तो उसका जवाब दिया था बांग्ला बोलने वाले बांग्लादेशी होते हैं। इसका जवाब भी मोदी जी को 2026 के इलेक्शन में मिलेगा। अब अंतिम बात, इंडिगो फ्लाइट्स रद्द, क्या सिक्योरिटी से खिलवाड़ है? ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि कल आपको खबर आई होगी कि इंडिगो फ्लाइट्स, करीब 200 फ्लाइट्स कैंसिल हुई।
और ये सिलसिला चल रहा है पिछले 2-4-5 दिनों से कि बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। जो इंडिगो जो ऑन टाइम पका एक समय 95% था, फिर 85% था, अब 65% आ गया था, कल शायद 35% था। तो अब उसके अलग अलग कारण दिए जा रहे हैं कि नहीं, वो क्रू की भी समस्या है और जो जीपीएस की भी समस्या है, एटीसी भी की भी समस्या है, लेकिन मूल रूप से क्रू में भी पायलट्स की समस्या है। थोड़ा समझ लीजिए कि ये मामला है क्या। मामला बहुत संक्षेप में मैं बता दे रहा हूं। 26 अक्टूबर 2025 को डीजीसीए ने एक बड़ा बदलाव किया। एक कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसके बाद डीजीसीए ने उसमें किया और उसने पायलट्स की ड्यूटी आवर्स बढ़ा दिए हैं। और वो बढ़ा ऐसे दिए, उसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। और अगर वो डीजीसीए ने उस ऑर्डर को ठीक नहीं किया तो मतलब वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न है। दो पहली चीजें समझ लीजिए कि जो मैं अभी क्रू की मैं बहुत बेसिक बात बता के खत्म कर रहा हूं। जब जहाज को उड़ाता है पायलट तो उसका एक फिक्स टाइम होता है कि इससे ज्यादा नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि फटीग होता है, थकान होती है। तो जो उड़ाने का वो है, वो लिखा हुआ है बिल्कुल, वो है कि फिजिकली फ्लाइंग, जो फिजिकल फ्लाइंग होगी वो 8 घंटे से ज्यादा नहीं होगी एक 24 घंटे में। 24 घंटे में कोई भी पायलट 8 घंटे से ज्यादा हवाई जहाज नहीं उड़ाएगा, पहली बात। एक हफ्ते में 35 घंटे से ज्यादा नहीं उड़ाएगा, दूसरी बात। तीसरा, एक महीने में 125 घंटे से ज्यादा नहीं उड़ाएगा, और एक साल में 1000 घंटे से ज्यादा नहीं उड़ाएगा। ये लिखित पैरामीटर्स हैं। अब क्या होता है, जब 8 घंटे एक्चुअल जहाज उड़ाना होता है तो प्री एंड पोस्ट फ्लाइट की भी कुछ ड्यूटीज होती हैं। जब आप फ्लाइट लेने जाते हैं उससे पहले कुछ लिखा पढ़ी करते हैं, उसको टेक ओवर करते हैं, उसका जो टाइम है वो लिखित है कि वो 10 घंटे होगा। उसको बोलते हैं एफडीपी, वो है फ्लाइट ड्यूटी पीरियड। एफडीपी वो 10 घंटे से ज्यादा नहीं होगा। 8 घंटे एक्चुअल, लेकिन 10 घंटे ये। उसको ये बढ़ा दे रहे हैं 10.5 घंटा। आधे घंटे तो बढ़ाए, मैं उसका बताऊंगा उस आधे घंटे का क्या मतलब है। अब उसके अलावा एक और चीज होती है, जब आप रिपोर्ट करते हैं, पहले आपको बुलाया जाता है, फिर आप इंस्पेक्शन करते हैं, फिर आपकी ब्रीफिंग होती है, कहां जाना है कहां नहीं जाना है, ये सब होती है। उसको बोला जाता है FDTL, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। आपको बुला के एयरपोर्ट पे 13 घंटे ज्यादा नहीं होगा। उस 13 घंटे में 10 घंटे एक्चुअल फ्लाइट, 8 घंटे हवा में, ये सब फिक्स्ड है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो 8 घंटे को तो चुप हैं, इसको कह रहे हैं 10.5 घंटा कर दो। ठीक। दूसरा काम क्या कर रहे हैं, और 10.5 घंटा करने में क्या है कि एक ही जहाज जब कहीं जाता है और जब आता है तो फ्लाइट टाइम हो सकता है 3 घंटा जाए 3 घंटा आए, तो जो उड़ेगा वो तो 6 घंटा होगा। लेकिन वहां उतरेगा, टैक्सिंग करेगा, रुक जाएगा, जहाज रुक गया, दूसरे जहाज में जब आएंगे तो वो एक प्री चेक करेंगे, क्योंकि हवा फ्लाइट टाइम तो 8 ही घंटा है। प्री चेक करेंगे जहाज को तो उसमें टाइम लगेगा, उसको 10 से 10.5 कर दिया गया है। और ये जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन है, पहले आना ब्रीफिंग करना, उसको 13 घंटे से 14 घंटे कर दिया गया है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब 14 घंटे हो रहा है तो इसमें घर से आने जाने का समय नहीं होता है। जब आप ड्यूटी पर रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये है, तो कोई भी व्यक्ति दिल्ली जैसे शहर में अगर रहता है तो उसको घर से आने जाने में 1 घंटा 1.5 घंटा उसको लगता है। तो एक्चुअल वो अपने घर पहुंचा 8 घंटा, सोया 4 घंटा, कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं। कह रहे हैं 1 ही घंटा तो बढ़ाया है, 1 घंटा नहीं, आप 13 से 14 कर रहे हैं, आप 10 से 10.5 कर रहे हैं। और ये क्यों, ये सिक्योरिटी हैजर्ड है वो भी समझ लीजिए। मैं कोई पायलट नहीं हूं, लेकिन जैसे मेरे घर के ऊपर एक कोई पायलट साहब रहते हैं, उनका लड़का इंडिगो में काम कर रहा है। वो कहते हैं इट इज अ स्लेवरी वर्किंग इन इंडिगो। वो इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं, कुछ दिन उन्होंने भी जहाज कमर्शियल पायलट उड़ाए हैं। दिक्कत क्या है कि 10 से 10.5 जब आप कर रहे हैं तो ये आपका जो लास्ट वाला लैग होगा, जो 10.5 घंटे का होगा, वो हरदम फटीक का लास्ट होगा। और जब आप खत्म कर रहे होंगे अपनी ड्यूटी, जब आप जिसको कहते हैं ऑफ कर रहे होंगे जहाज को, वो आपका लास्ट पीरियड में आएगा, वो सबसे थकान वाला पीरियड होगा। और एक चीज जान लीजिए, जहाज का सबसे मुश्किल जो फ्लाइंग का पूरे समय का होता है वो टेक ऑफ नहीं होता है, अप्रोच और लैंडिंग होता है। वो सबसे मुश्किल पीरियड होता है। उसमें आपका केवल फिजिकल फटीग नहीं, आपका दिमाग भी फटीग, आपको
आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि जहाज का वेट, जहाज का डायरेक्शन, हेडविंड, कहां कितना, जहाज का फ्यूल, कितना फ्यूल बचा है, कितना फ्यूल लेके आप, पूरा भरा हुआ फ्यूल, कई बार फ्यूल उड़ाना पड़ता है, कितना फ्यूल लेके आप लैंड कर रहे हैं, इतना फ्यूल होना चाहिए। बहुत सी चीजें कैलकुलेशन होती हैं। उस कैलकुलेशन के लिए लास्ट में जब आप सबसे थके हुए हैं, उसमें आधा घंटा और बढ़ा दे रहे हैं। इट इज अ सिक्योरिटी रिस्क। वन मस्ट अंडरस्टैंड कि इस पे कुछ काम करना है। भारत को अगर और पायलट चाहिए, और पायलट करिए, ट्रेनिंग करिए, अच्छी बात है। भारत में शायद अभी 24,000 या 26,000 पायलट्स हैं, पीपीएल और कमर्शियल वो मिला के 11,000 शायद उसमें कमर्शियल पायलट है। जो भी है, ये एक इशू है, तो आप इस इशू को एड्रेस करिए। लेकिन हमने 10 से 10:30 किया, फ्लाइट डिलेड हो रही है, उसके अलग अलग बहाने मत करिए। एड्रेस द इशू डायरेक्टली बिकॉज इट कंसर्न्स द सेफ्टी ऑफ अ कॉमन मैन। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।